नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। जेपीएससी की 23वीं सिविल सेवा का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें पास होने वाले कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी कहानी न सिर्फ संघर्षों से भरी है बल्कि प्रेरणादायक भी है। ऐसे ही दो युवा हैं, लातेहार के पंकज राज और बोकारो के दीपक बरनवाल, जिन्होंने कड़ी मेहनत की बदौलत न सिर्फ जेपीएससी पास किया है बल्कि जिस तरीके से उनका पास करने का तरीका रहा है और सफर रहा है वो भी काफी प्रेरणादायक रहा है। इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि अलग अलग क्षेत्र के होने के बावजूद कैसे इन दोनों ने इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सभी के लिए प्रेरणा वाली एक कहानी और मिसाल बनाकर रख दी है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। जेपीएससी में लातेहार के पंकज ने किया कमाल। दूसरे अटेम्प्ट में 57वां रैंक किया हासिल। बोकारो के दीपक ने रचा इतिहास। पहली बार में हासिल किया 69वां रैंक। कहते हैं अगर ईमानदारी से मेहनत किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। झारखंड लोक सेवा आयोग का जब रिजल्ट जारी हुआ, कई ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सामने आई जो जेपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए प्रेरणा है। जेपीएससी पास करने वाले अभ्यर्थियों के संघर्ष की कई ऐसी कहानी है जो ये साबित करता है कि अगर कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो बिना किसी सुविधा के भी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी है लातेहार के रहने वाले पंकज राज की, जिन्होंने जेपीएससी क्रैक कर न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे लातेहार का नाम रोशन किया है। पंकज राज ने जेपीएससी में 57वां रैंक हासिल किया। दूसरे प्रयास में पंकज को सफलता मिली। पंकज का चयन डीएसपी के पद पर हुआ है। पंकज राज वर्तमान में एचईसी में इंजीनियर हैं। बीआईटी सिंदरी से बीटेक और फिर आईआईटी रुड़की से एमटेक करने के बाद पंकज एचईसी में इंजीनियर बने, लेकिन पंकज का सपना तो कुछ और ही था। यही वजह है कि उन्होंने काम करते हुए भी जेपीएससी की तैयारी की। उनकी कड़ी मेहनत और जेपीएससी के सपने ने आज उन्हें सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाया है। अभी मैं इंजीनियर के पद में एचईसी में कार्यरत हूं और अब ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जेपीएससी में। पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू तक दिया था लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है झारखंड पुलिस। दृढ़ निश्चय और कुछ पाने का जुनून ही था कि बोकारो के गोमियों के रहने वाले दीपक बरनवाल ने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। दीपक ने जेपीएससी में 69वां रैंक हासिल किया। पहले ही प्रयास में जेपीएससी पास कर सफलता हासिल की। बिजनेस के साथ जेपीएससी की तैयारी दीपक करते थे। डोरंडा कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद दीपक ने बिजनेस शुरू किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दीपक बिजनेस में भी सफल थे, लेकिन उनका मन पुलिस सेवा में जाने का था। 5 साल बिजनेस करने के बाद दीपक ने जेपीएससी की तैयारी की और पहली ही बार में उन्होंने न सिर्फ जेपीएससी में सफलता हासिल की बल्कि 69वां रैंक लाकर उन्होंने साबित कर दिया कि अगर कुछ करने का जज्बा हो तो शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। मैंने मार्च 2023 से स्टार्ट किया था सर पढ़ाई इसका। मैंने 5 साल एक्चुअली बिजनेस किया है। उसके बाद अचानक मेरे को पीसीएस करने का मन हुआ तो मैं 2023 में बिजनेस छोड़ के फिर यहाँ आया। बिजनेस करते हुए सफलता प्राप्त किया। दीपक और पंकज दोनों का मानना है कि सफलता के लिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, लेकिन सेल्फ स्टडी के साथ उन्होंने अपने शिक्षक विकास चंद्र श्रीवास्तव को भी दिया। दोनों का कहना है कि जब वो किसी सवाल पर अटके तो विकास चंद्र श्रीवास्तव ने उन्हें रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से आज उन्हें ये सफलता मिली है। कितना खुशी लगता है जब कोई सोसाइटी के लिए कुछ करता है। किसी एक बच्चे का कैरियर बनना मतलब उसके पूरे परिवार और कई जनरेशन उसके आसपास के लोगों का भी कैरियर बनना होता है। तो ये इसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकती, इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पंकज और विकास की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि अगर ईमानदारी से मेहनत किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दोनों की सफलता लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन सिंह की रिपोर्ट।
देखिए, जेपीएससी जैसी मुश्किल परीक्षा को पास करने के लिए ना सिर्फ कड़ी मेहनत चाहिए बल्कि कई तरह की सुविधाएं भी होनी चाहिए। लेकिन जो बिना किसी सुविधा के और संघर्षों को पार कर जेपीएससी पार कर जाए, उसी का नाम बबीता सिंह है। जी हां, आज इस नाम की चर्चा पूरे झारखंड में हो रही है। आदिवासी समाज से आने वाली बबीता ने जेपीएससी के लिए जितना संघर्ष किया और जिस परिस्थिति में उन्होंने इसे पास किया, वो लाखों युवतियों के लिए इस वक्त प्रेरणा है। इस रिपोर्ट को हर उस युवती को देखना चाहिए जो खुले आसमान में उड़ने का सपना तो देखती हैं, लेकिन कभी सामाजिक दबाव तो कभी सुविधाओं के अभाव की वजह से सपनों को अपनी आंखों में ही दफन कर देती हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बबीता ने तय किया संघर्ष से सफलता का रास्ता। बिना कोचिंग जेपीएससी पास कर रचा इतिहास। समाज के लिए रोल मॉडल बनी बबीता सिंह। अफसर बनेंगी आदिम जनजाति की बेटी। कहते हैं सफलता किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती। अगर दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत किया जाए तो असुविधाओं में भी सफलता मिल जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है दुमका जिले के पहाड़िया गांव की बेटी बबीता सिंह की, जिन्होंने बिना किसी सुविधा के, बिना किसी कोचिंग के जेपीएससी पास कर वो मुकाम हासिल कर लिया है, जो तमाम सुविधाओं के बाद भी हर किसी को नहीं मिलता है। बहुत लेट से होता है, तो 2021 से मैंने स्टार्टिंग की, तो उसमें मैंने पीटी पास की थी, लेकिन मतलब फिर रिवाइज आंसर की मैं बाहर हो गई। फिर दोबारा 2024 में ट्राई किया मैंने, फिर इसमें सफलता हासिल हुई। आदिम जनजाति से आने वाली बबीता सिंह के संघर्ष से सफलता तक का रास्ता जितना मुश्किल था, उनकी सफलता ने ऐसा शोर मचाया कि आज हर बेटी बबीता के संघर्षों को सलाम कर रही है, उन्हें अपना रोल मॉडल मान रही है। दरअसल दुमका जिले के आसनसोल के पहाड़िया गांव की बेटी बबीता सिंह ने जेपीएससी में 337वां रैंक हासिल किया। बिना किसी कोचिंग के हासिल की सफलता। YouTube से पढ़ाई कर गाड़े सफलता के झंडे। बबीता की सफलता की चर्चा आज पूरे प्रदेश में हो रही है। बिना किसी सुविधा के जेपीएससी पास कर बबीता लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा तो बन ही रही हैं, लेकिन उनकी इस सफलता ने उन बेटियों में उम्मीद की किरण जगाई है, जो दूर दराज से गांव में सुविधा के अभाव में अपने सपनों को मार देती है। सेल्फ स्टडी मैंने गूगल और यूट्यूब से थोड़ी मदद ली है, और खुद से ही मैंने नोट्स तैयार किए। कोचिंग वगैरह नहीं, कोचिंग नहीं लिया, किसी तरह का कोई कोचिंग नहीं। तो किस तरीके का तैयारी था? सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वगैरह? जी हाँ, वो सोशल मीडिया से दूर ही। बबीता की सफलता भले ही आज उनके सफलता की कहानी कह रही है, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी भी उतनी ही रोचक है। दरअसल बबीता 2021 से जेपीएससी की तैयारी कर रही थी। कई बार असफलता मिलने के बाद उन पर शादी का भी दबाव था। बबीता की मां राखी देवी ने बताया कि जब उन्होंने बेटी की शादी के लिए कहा तो बबीता ने साफ कह दिया कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी शादी नहीं करूंगी। पहले तो बहुत मेहनत करती थी, 2021 से मेहनत कर रही है। हम गुस्सा से नहीं नौकरी हो रहा था, तो इसको हम बोल रहे थे गुस्सा से, तुम्हारा नौकरी भी नहीं हो रहा है, तुमको हम लोग शादी दे देंगे, शादी दे देंगे। तो बोलती नहीं मम्मी, हम शादी नहीं करेंगे, अभी हम कुंवारे में हम जॉब करेंगे तब हम शादी करेंगे। कभी कभी गुस्सा जाती थी। बेटी की सफलता पर उनके पिता बिंदुलाल सिंह काफी खुश हैं। वो कहते हैं बेटी ने वो कर दिखाया जिसका सपना भी हम नहीं देख सकते। आज पूरा गांव उनकी बेटी की तारीफ कर रहा है। खुशी तो बहुत ज्यादा है, इतना खुशी है कि उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मेहनत ही इसका ऐसा खुशी लाई है। अगर वो मेहनत अगर नहीं करती, आज अगर वो लगनशील में नहीं रहती, तो आज वो सफलता नहीं मिल पाता। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ।
बबीता की सफलता न सिर्फ दुमका बल्कि पूरे संथाल परगना और झारखंड की उन बेटियों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों और सामाजिक दबावों के बावजूद कुछ कर गुजरने का सपना देखती हैं। बबीता के इस हौसले और आत्मविश्वास का ही नतीजा है कि आज वो न केवल सरकारी अफसर बनी हैं बल्कि अपने समाज के लिए रोल मॉडल भी बन गई हैं। दुमका से न्यूज़ 18 के लिए नितेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं एसआईआर पर मचे घमासान की। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ये तय है कि बिहार की मतदाता सूची से 64 लाख लोगों के नाम कटने हैं। इस मसले पर विपक्ष की राजनीति जारी है और सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 28 जुलाई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बहुत अहम होगी इस मामले में। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। एसआईआर पर जारी सियासी घमासान के बीच पहले चरण का वोटर वेरिफिकेशन लगभग पूरा कर लिया गया है। एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 7.23 करोड़ मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम आना तय है। 1 अगस्त को आएगा मतदाता सूची का ड्राफ्ट। एसआईआर के तहत 99.86% मतदाता कवर हो चुके हैं। एसआईआर के बाद लाखों मतदाताओं का नाम कटना भी तय माना जा रहा है। मृत मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा। स्थायी तौर पर स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम कटेंगे। जिन मतदाताओं का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में है उनके नाम भी कटेंगे। एसआईआर में लाखों ऐसे वोटरों के बारे में पता चला है कि जिनका या तो निधन हो चुका है या फिर वो दूसरे राज्यों में स्थायी तौर पर शिफ्ट हो चुके हैं। साथ ही इस लिस्ट में ऐसे मतदाताओं के भी नाम है जिनका बिहार में भी वोटर लिस्ट में नाम है और दूसरे राज्यों में भी। हैरानी की बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। एसआईआर में 22 लाख मृत मतदाताओं का नाम शामिल है। 35 लाख मतदाता स्थायी तौर पर शिफ्ट हो चुके हैं। 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। 64 लाख मतदाता ऐसे हैं जो 3 कैटेगरियों में हैं और इनका नाम कटना तय है। 35 लाख ऐसे हैं जिनका अस्थायी तौर पर स्थानांतरण हो गया है या वैसे मतदाते हैं इसी में 35 लाख में जिनके बारे में पता ही नहीं चला BLO जब इनके एड्रेस पे गया। दूसरे कैटेगरी के मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम 2 या 2 से अधिक जगहों पे पाया गया। 7 लाख ऐसे मतदाताओं की संख्या है। 22 लाख मतदाता ऐसे हैं जो मृत घोषित कर दिए गए। इसके अलावा एक श्रेणी अभी बची है 1.2 लाख मतदाताओं की। ये वैसे मतदाता हैं जिनका फॉर्म अब तक हासिल नहीं हुआ। निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी कि बिहार में एसआईआर के तहत 99.86% मतदाता कवर हो चुके हैं। विपक्ष के लगातार विरोध और बिना किसी बदलाव के एसआईआर की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली है, लेकिन विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष के हंगामे की वजह से ही संसद के मानसून सत्र का पहला हफ्ता एसआईआर की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस हो या आरजेडी या फिर दूसरे विपक्षी दल इस फैसले का विरोध कर रहे हैं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं और तमाम लोगों के मतों का अधिकार छीन लिया जाए। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त अपने फैसले को बहुत ही डिफेंड कर रहे हैं और यहाँ तक वो तो सवाल ही खड़े कर रहे हैं कि क्या मतदाता सूची को स्वच्छ करना, साफ करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। उनका तो कहना है कि एक नए रास्ते पे चल पड़ा है जो कि अच्छा रास्ता है। उनके कहने का मतलब ये है जो तरीका उन्होंने अपनाया वो सही नहीं है। चुनाव आयोग फर्जी तरीके से, मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ, फर्जी तरीके से बिहार में मतदाताओं को, महागठबंधन समर्थित मतदाताओं को नाम काटने का काम कर रहा है और एक लक्ष्य लेकर ही चले थे कि इतना हमको बिहार में वोट काट देना है। इनके अगर मंसूबे कामयाब हो गए भाजपा RSS के इलेक्शन कमीशन के जरिए, इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि जरूरत पड़ेगा तो हम सहयोग भी करेंगे। सारे दरवाजे खुले हैं, उस पर चर्चा हो रही है। जब निर्णय होगा, जब फैसला लिया जाएगा, मिलजुल के फैसला लिया जाएगा। जो भी फैसला होगा आपके सामने हम बताते जाएंगे।
निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बावजूद एसआईआर के शुरुआती आदेश में बिना बदलाव के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी की। इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। विपक्ष को इस सुनवाई से काफी उम्मीदें हैं और निर्वाचन आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पहले चरण का काम लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन इस मसले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। पहला 5 दिन संसद के मानसून सत्र का एसआईआर के मसले पर हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब सबकी नजरें 28 जुलाई को होंगी, जब सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई होगी और विपक्ष को उम्मीद है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जीतेंगे, जबकि चुनाव आयोग का मानना है कि उनकी प्रक्रिया संविधान के मुताबिक है। निर्वाचन आयोग को अभी भी 1,20,000 मतदाताओं का फॉर्म हासिल करना बाकी है, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से जानकारी मिली है कि ये प्रक्रिया 26 जुलाई को ही पूरी हो जाएगी। इसके बाद निर्वाचन आयोग 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा और 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक राजनीतिक दलों या फिर मतदाता को अधिकार होगा कि वो अपने दावे और आपत्तियों को निर्वाचन आयोग के सामने दर्ज कर सके। यानी नाम गलती से कटा है तो दावा करके जुड़वाएं, या नाम गलत किसी का चढ़ा है तो साबित करके हटवा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से नीरज कुमार की रिपोर्ट। और चलिए बात प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की होगी। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ब्रिटेन में आज मालदीव पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मोहम्मद मोइजू सरकार के कार्यकाल में पीएम मोदी की ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये दोनों देशों के संबंध में आए तनाव के बाद पीएम की पहली मालदीव यात्रा है। आपको दिखाते हैं। ऐतिहासिक दौरे पर मालदीव पहुंचे पीएम मोदी। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। मालदीव में इंडिया आउट नहीं, अब इंडिया इन। मालदीव की राजधानी माले में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अपनी कैबिनेट के साथ मोदी की अगवानी करने पहुंचे। मोइजू की मौजूदगी से ये साफ हो गया कि ये दौरा सिर्फ कूटनीतिक नहीं, रणनीतिक रूप से भी दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के निमंत्रण पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पहुंचे हैं। वो इस समारोह में शरीक होने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं। ऐतिहासिक हैं भारत मालदीव के संबंध। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट और महासागर नीति में से एक है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट और महासागर नीति में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत है, जिसमें नौसेना अभ्यास और रक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण शामिल है। भारत मालदीव का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, जहां सालाना व्यापार लगभग $500 मिलियन का है। दोनों देश एक मुक्त व्यापार समझौते और निवेश संधि पर चर्चा कर रहे हैं। भारत ने मालदीव में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट प्रमुख है, जो 4 द्वीपों को जोड़ेगा और भारत द्वारा रियायती क्रेडिट या बायर क्रेडिट के माध्यम से बनाया जा रहा है। मालदीव की भारत से दोस्ती, चीन को संदेश। राष्ट्रपति मोइजू के इंडिया आउट अभियान और चीन की ओर झुकाव ने भारत मालदीव संबंधों को बीते सालों में झटका जरूर दिया था। 2024 की शुरुआत में पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के कुछ मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणियों और भारत में बॉयकॉट मालदीव अभियान ने मालदीव की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया। मोइजू ने मार्च 2024 में भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाने की मांग की थी, जिसे भारत ने मई 2024 तक पूरा किया और सैन्य कर्मियों की जगह तकनीकी विशेषज्ञों को तैनात किया। लेकिन भारत से दूरी बनाकर मालदीव की अर्थव्यवस्था को नुकसान ने मोइजू सरकार को भारत की ओर रुख करने पर मजबूर किया। It's very encouraging that as we consolidate democracy in the Maldives, we are also able to stabilize our foreign policy
and consistently uphold the importance of India. Today, unlike before, across the spectrum of Maldive politics, the approach is firmly India first. पीएम मोदी इस दौरे के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा भारत और मालदीव के बीच विश्वास और सहयोग को फिर से स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस दौरे से मालदीव के साथ भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और मजबूत साझेदारी के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की भी उम्मीद है। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।